हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज़ राहुल। 20 सितंबर का करेंटली का एपिसोड, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पहला जो सेगमेंट होता है कोड सेगमेंट, इसी से स्टार्ट करता हूँ। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। ठीक है, ये विंस्टन चर्चिल का कोट है। ओके, 2024 मेंस के ऐसे पेपर में ये आया था। ठीक है, इसको डिकोड करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी डिकोड कर दिया कमेंट सेक्शन में कल ही। मैं अपने लेवल पे इसे डिकोड करना चाहूँगा। तो बेसिक है कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो एम्पायर्स होंगे ना, जिसका आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आगे हम निकालेंगे। तो जो पावर होगा ना फ्यूचर में, किसके पास होगा? जो कि नॉलेज, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें लीड ले रहे हैं, उसमें लीडरशिप है। रैदर जो हिडन चीज़ इस कोट के अंदर है कि ट्रेडिशनली क्या होता आ रहा है कि जिनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ रही है, मटेरियल वेल्थ रहा है, या टेरिटोरियल जो है एक्सपेंशन पे फोकस करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली यही होता है ना, तो वो कंट्रोल करते थे दुनिया को। बट ऐसा नहीं है। फ्यूचर कैसा होने वाला है? जो कि इनोवेशन, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उस पर फोकस करेंगे। उनको ये वो फ्यूचर को संभालेंगे। ठीक है, सो तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो मुझे दिख रहे थे, तो एम्पायर हो गया या एम्पायर्स कह लो, देन वी हैव फ्यूचर, बहुत सिंपल है, एंड माइंड। ओके, सो लेट अस सी एम्पायर्स का क्या मतलब है। एक ट्रेडिशनल मतलब होता है, ट्रेडिशनल मतलब, ठीक है, कि किंगडम्स, स्टेट्स या कंट्रीज कह सकते हो, या लार्ज टेरिटोरियल या पॉलिटिकल पावर्स कह सकते हो। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब यही होता है। बट आगे में जो इम्पायर जो होगा, मतलब कि अभी के लिए भी हो कह सकते हैं ना, टेक वर्ल्ड है ये 21st सेंचुरी। तो जिनके पास इन्फ्लुएंस होगी, मतलब कि कह सकते हो, या लीडरशिप जिनके पास होगी, या अथॉरिटी जिनके पास होगी, मतलब वही चीज़ें हैं। यही है कि इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। ओके, एंड देन फ्यूचर का सिंपल ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है कि टाइम अहेड ऑफ प्रेजेंट, यही होता है ना। फ्यूचर टेंस हमने पढ़ा है बचपन में। या फोर्थ कमिंग एरा कह सकते हो, या डेस्टिनी किसकी कैसी होगी, फ्यूचर मतलब फ्यूचर से उसको कनेक्ट करते हैं। एंड देन द थर्ड कीवर्ड इज माइंड। माइंड क्या, ट्रेडिशनली क्या, ह्यूमन ब्रेन से इसको हम देखते हैं। बट अभी क्या है कि अभी सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इंटेलेक्ट से कर सकते हैं, इमेजिनेशन से कर सकते हैं, रीजनिंग से कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस से कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सा कोड था। सिंपल मतलब कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन कीवर्ड्स कैसे निकाले जा सकते हैं। एंड एग्जाम्पल में जो डिजिटल या नॉलेज इकोनॉमी है वो जो डेवलप हो रही है। ठीक है, एंड ऑल्सो आइडियोलॉजिकल वॉर की भी बात। आइडियोलॉजिकल जो हिस्टोरिकली अगर देखें, या खास करके कोल्ड जो वॉर था, कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, जिसमें कि कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, इसके बीच में वॉर था। तो ये बस टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, ऐसे ही आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें निकाल सकते हैं। तो चर्चिल का क्या कहना था कि फ्यूचर वही संभालेगा, वही कंट्री इसमें लीड करेगी, या कह लो आज के एज में एमएनसी जैसे कि गूगल आपको दिखेगा या माइक्रोसॉफ्ट दिखेगा। ठीक है, एआई में ओपन एआई की बात है। ठीक है, तो ये लोग संभालेंगे क्योंकि ये क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे काम कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे, ना कि फिजिकल या कह सकते हो हार्ड पावर पे काम कर रहे थे। ठीक है, सो ऑल टुगेदर यही मीनिंग है। आप सब ने इसको ट्राई किया, एंड यही मुझे भी कहना था, मतलब वही सेम चीज़ें हैं। शायद आपको और बेटर इंटरप्रिटेशन मिले। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इंटरप्रेट, तो उनके लिए ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डायमेंशन फैक्ट्री पे मुझे एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। ये रिज्यूम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसका ये रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि आप लोगों ने एक स्केड्यूल मांगा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बार स्टार्ट करेंगे तो अब रुकेंगे नहीं। एंड GS1 पहले कंप्लीट करेंगे, टू कर फिर जाएंगे, देन 3 में जाएंगे, एंड देन फोर्थ में जाएंगे। और हो सकता है तो फोर्थ पहले कर लेंगे एंड 3 बाद में करेंगे, लेकिन करेंगे ये चारों। ओके, 7-7 दिन तो एटलीस्ट बड़े सब्जेक्ट्स को हम देने वाले हैं, 7 से 8 या 10 दिन कह लो, मतलब ये दिसंबर लास्ट तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपकी प्रिपरेशन में टॉपर्स कॉपी से करवाऊंगा। और जैसे मैंने वादा किया है कि 200+ कॉपीज जो है हम तो देखने वाले हैं, टॉपर्स के आंसर्स। नाउ कम टू द पॉइंट कि एक रीज़न है जिसकी वजह से आज भी मैं इसको ऑफिशियली रिज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपीज़ पाइल अप हो गई है ऑलरेडी पहले की। और दूसरा रीज़न मुझे लगा कि जैसे आज सैटरडे एंड कल संडे है, तो मुझे वक्त मिलेगा उन कॉपीज़ को रिव्यू करने का। फिर हम नए सिरे से मंडे से उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
सेकेंड रीज़न ये था कि हमने इस आईआर को शुरू किया था, तो मैं चाहता था कि ऑलमोस्ट सारी कंट्री जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी आपको पूछ सकता है। जैसे वियतनाम से रिलेटेड पूछा है या सऊदी अरेबिया से रिलेटेड पूछता है, यूएई से रिलेटेड पूछता है, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना एंड सो मेनी थिंग्स आर दैट, कंपैरिजन करके पूछता है क्वेश्चन। सो माय पॉइंट इज कि जब हमने ऑलमोस्ट इतना कर ही लिया है तो एक दिन और क्यों नहीं जिसमें कि हम वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसराइल और आपको पता है चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड लिखनी है, तो इसराइल इंडिया रिलेशन को आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर सऊदी एंड यूएई इसको कलेक्टिवली भी देख सकते हो या अलग अलग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके लिए पॉइंट्स आप जनरेट कर पाओ। चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, देन वी हैव ईरान, मतलब 3 एक्सिस है इन मिडिल ईस्ट, मेजर एक्सिस जो है। एक तो ईरान है जो सिया वर्ल्ड को लीड करता है एंड इसका कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के साथ भी एंड जो अरब वर्ल्ड है कह लो सऊदी अरेबिया के साथ भी है, एक कॉम्पिटिशन तो है। देन वी हैव इसराइल है एंड इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम पैलेस्टीन से, ठीक है। एंड देन वी हैव सऊदी एंड यूएई, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। तो और यूएई इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री के साथ एस्टैब्लिश इंडिया ने किया है हर एक एस्पेक्ट में। डायस्पोरा ले लो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ले लो, ये स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट ले लो, I2 आप लोगों को पता होगा I2U2 ग्रुपिंग उसमें भी यूएई है। सो इसको भी आप कवर कर सकते हो एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे यूएई से रिलेटेड। CEPA ये इकोनॉमिक जो हमने कह सकते हो FTA का अपग्रेडेड वर्जन इसको साइन किया विथ यूएई, ओके। तो इसको आज आपको करना है एंड मंडे से हम इसको ऑफिशियली रिज्यूम करेंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि किस पार्टिकुलर टॉपिक पे आई एम गोइंग टू यू नो द डायमेंशन फैक्ट्री को रिज्यूम करूंगा, ठीक है। सो आज आप लोग इसको सबमिट करो और मैं कल परसों में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगा। आई मीन आपके कॉपीज़ को रिव्यू करके दे दूंगा, ठीक है। और कल मैंने एक MCQ डाला था, कोशिश करूंगा कि एक MCQ मैं अब डेली डाल दूं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना, जो कि जिस दिन का आर्टिकल होता है ना उसी में से एक या दो डिपेंड करेगा, आप वो मैं डाल दूंगा ग्रुप पर। कौन सा ग्रुप पता है ना आपको, ठीक है, 2026 का ग्रुप है एंड इस ग्रुप पे आप डायरेक्टली जा सकते हो इसी वीडियो के थ्रू। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो सेकेंड लिंक है उस पर क्लिक करके एंड इस जो PDF जो होता है इस लेक्चर का उसको आप अवेल या एक्सेस कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट लिंक है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आज का। तो आज जो है अभी थोड़ा डिले हो गया था, तो 2 बजे तक मुझे वीडियो डालनी होती है, तो दैट्स वाई आई थॉट कि जो रॉ PDF मैं खुद बनाता हूँ ना उसी से डिले ना हो, जल्दी आप लोग पढ़ लो और जो अच्छा वाला PDF जो हम बनाते हैं वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाना इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। PYQs है, 9 PYQs आज भी है, 4 टॉपिक से मैंने 9 PYQs उठाए हैं, देख लेना आप लोग कितने अच्छे अच्छे PYQs हैं और समझाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थीम्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कल भी समझाया था बाय 12 यूजिंग 12 PYQs। एंड एक चीज़ शिकायत है आप लोगों से, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने दिए थे 12 क्वेश्चन क्यों नहीं आप लोगों ने अटेम्प्ट किया कॉमेंट सेक्शन में, बहुत कम बच्चों ने किया है। एंड मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं आपसे बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि यू गाइज शुड एटलीस्ट अटेम्प्ट दोज PYQs एंड आप लोग कर ही नहीं रहे हो। आई मीन आपको ये पसंद नहीं है क्या प्रीवियस ईयर का इस तरह से थीम्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करवाना और प्रैक्टिस करवाना, और उन्हीं टॉपिक से अननेसेसरी कुछ भी नहीं उठा के मैं ले आता हूँ। प्रियम्बल है तो प्रियम्बल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं बताऊंगा और किन चीज़ों पे प्रियम्बल में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो यार, दिल से बुरा लगता है यार, वो मीम आ गया मेरे दिमाग में अभी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल है, बन्नू मुश्ताक मैम है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस बुक के लिए मिला है एंड थोड़ा सा बताइए कि वो बुक किस बारे में। ये क्वेश्चन स्टेट PCS का फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है या हो चुका, आई थिंक बिहार वाले में भी आया था जो BPSC है, ठीक है। सो आप लोगों को पहला क्वेश्चन यही है, कमेंट सेक्शन में ये लिखना है। देखो एक तरफ आप तो मैं जो जनरल क्वेश्चंस पूछता हूँ आर्टिकल डिस्कशन में उसको लिखना होता है और एक PYQs उसका नंबर 1 2 3 4 ऐसे डाल के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करना है। और प्लस जो सॉरी मैंने तो आज का आप लोगों को टॉपिक ही नहीं बताया। हाँ,
जो आज का टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है 2024 के एसए पेपर का, मतलब कि कोर्ट सेगमेंट का। ये मैं भूल गया हूँ, तो अभी मैं बता देता हूँ। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ठीक है, इसको ब्रेक करना है और जो तरीका है वही करना है। अभी अभी मैं ना बस कोर्ट ब्रेकिंग का कीवर्ड्स के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पे फोकस करवा रहा हूँ। एक समय आएगा जब हम स्ट्रक्चरिंग की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं बस ये करवा के छोड़ दूंगा, हम बढ़ेंगे आगे, प्रोसेस में है सब कुछ। आपका दिसंबर एंड तक मैं बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करा के आपको रखूंगा, ताकि 26 अटेम्प्ट जो है ना, बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ना, मेंस पर्सपेक्टिव से भी धीरे धीरे इस 30-40 मिनट के जो भी वीडियोज हैं, थोड़ा लंबा भी हो जाए तो चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसे ना हो कि 26 अटेम्प्ट जो है ना आप जाओ और मतलब कि प्रिपेयर्ड होके जाओ, बस प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते रहो, प्रीलिम्स को भी सेंटर में रखना है। ठीक है, सो पहला आर्टिकल है एससी साइट्स प्रीएम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट बनु मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूरू। जो मैसूर है ना, वहाँ पे मतलब कि 400-500 सालों से, 400-500 सालों से दशहरा फेस्टिवल होता है। मतलब दशहरा आप लोगों को पता ही होगा उस समय में। तो उसमें बनु मुश्ताक हिंदू नहीं है, दूसरे कम्युनिटी से आती है, तो उनका इनोग्रेट करना, एंड सी बिलोंग्स टू कर्नाटका ओनली, तो उनको बुलाया गया कि वो इनोग्रेट करे इस फेस्टिवल को। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया इन द, पहले तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी पे जजमेंट आया, और ये प्रियम्बल और सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है द हिंदू पेज नंबर 1 में। सेकेंड इज द क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फॉर इंडिया। बहुत सुंदर आर्टिकल है, इसको आप मेंस इनरिचमेंट आज का आर्टिकल कह सकते हो, प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे है, तो एनवायरमेंट और हेल्थ दोनों को साथ में लेकर एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, और इसको लॉन्च किया जाएगा COP30 में। ठीक है, और ये कहाँ होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, COP30 जो है UNFCCC का कहाँ होने वाला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको, तो इसको हम देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये एडिटोरियल का है, द हिंदू का, पेज नंबर 10। देन वी हैव थर्ड आर्टिकल। पहला आर्टिकल पॉलिटी से था, सेकेंड आर्टिकल इज फ्रॉम मतलब कि इसको GS2 हेल्थ, GS3 एनवायरमेंट, और प्रीलिम्स से कनेक्ट कर सकते हो कि कोई इनिशिएटिव आता है ना क्लाइमेट रिलेटेड, तो उस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, या कॉप रिलेटेड कुछ भी इनोवेशन होता है, कुछ नया इनिशिएटिव आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक PYQ भी हम इस पर सॉल्व करेंगे। देन वी हैव द लास्ट आर्टिकल, जो कि कह लो साइंस से या एनवायरमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो फिश पे एक स्टडी की गई है कि कैसे फिश से जो है, जो एनिमल्स उनके पास जो हैंड्स हैं या लेग्स हैं, कैसे आए, इवोल्यूशन में एक नई डिस्कवरी हुई, उसको हम देखेंगे। ओके, सो ये द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में है, पेज नंबर 20। लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है, हाँ मंडे से मैं इसको हाईलाइट भी करूँगा, अभी वक्त जो है ना ज़्यादा नहीं बच पा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मैं हाईलाइट नहीं कर पाता, बट मंडे से ये भी आपके लिए कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ करूँगा, बस आपको साथ देना है, बड़े मन से करना है, मतलब ओके। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है राहुल भैया, आप पढ़ाइए। एक मिनट, हाँ, तो ये पॉलिटी से आया या प्रीलिम्स से आप कनेक्ट कर सकते हो, रीज़न बिंग की प्रीलिम्स में प्रीएम्बल एक फेवरेट टॉपिक है, और सेक्युलरिज्म तो है ही, आपको पता है, GS2 पॉलिटी में भी है। सो कंटेक्स्ट ये है कि पिटिशन अपोज्ड मुस्लिम जो बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर बनु मुश्ताक, जो एग्जैक्ट है ना, इसको मैं सही करवा दूंगा, बनु मुश्ताक इनॉग्रेटिंग द मैसूरू दशहरा festivities, arguing that the inaugural puja is a Hindu religious practice reserved for Hindus. So बनु मुश्ताक नॉन हिंदू हैं, एंड वो इस चीज़ को कर रही हैं, तो इसी चीज़ को चैलेंज किया गया जुडिशरी के थ्रू, और ये कर्नाटका गवर्नमेंट जो है ना इसको अरेंज करवाती है, दशहरा फेस्टिवल जो मैसूरू में होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किस बेसिस पे किया प्ली, कि साइटिंग द प्रियम्बल सेक्युलरिज्म, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज गाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें हैं, तो उसी बेसिस पे उन्होंने इस चीज़ को, जो प्ली है इसको उन्होंने खारिज किया, मतलब पिटिशन को। अब मैसूरू दशहरा फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो
over 400 years old, started under Vijayanagar kings and patronized by warriors of Mysore. आप लोगों को पता होगा. स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका, और इसको स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका का दर्जा दिया गया है. और इसका वहाँ पे लोकल नाम जो है ना, नाटा हाब है. थोड़ा सा जान लेते हैं, इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं. अब न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए क्या है. सेलिब्रेट्स विक्ट्री ऑफ चामुंडेश्वरी, मतलब दुर्गा जो माता है ना, उनको चामुंडा, जो चामुंडेश्वरी भी नाम उनको दिया गया है. ठीक है, तो ओवर महिषासुर पे जो है उनका जो विक्ट्री हुआ दशहरा में, तो यही है ना, दुर्गा ने महिषासुर को मारा. ठीक है, सत्य का असत्य पे विक्ट्री हुआ, तो वही चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है. और चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है ना, उसमें रिचुअल्स होते हैं. तो जंबो सफारी निकलती है, जो विजयादशमी का दिन होता है ना, एलिफेंट प्रोसेशन निकलता है. यही है पूरा ये फेस्टिवल. अब इसको हम सेक्युलरिज्म से देख सकते हैं, क्योंकि रिलीजियस चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है. तो इंडियन सेक्युलरिज्म और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है? तो इंडियन सेक्युलरिज्म जो है ना, सर्वधर्म समाभाव पे है, कि हर रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट है, एक पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता है. सेकेंडली, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है. इसका क्या मतलब है कि स्टेट जो है ना, कैन चेंज विथ ऑल रिलीजन्स टू इंश्योर इक्वालिटी एंड रिफॉर्म. कि इंटरफेयर करता है स्टेट, अगर ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड करने के लिए, तो स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है स्टेट इंटरवेंशन इन टेम्पल एंट्री, साबरीमाला केस आपको पता होगा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज, ये सारी चीज़ें. अब वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो है ना, इंडिया से डिफरेंट है. और टू बी ऑनेस्ट, सेक्युलरिज्म वर्ड या कह लो ये आइडिया वेस्ट का ही है. अब और इंडिया, और हम कंपेयर करते हैं, पढ़ते हैं इस चीज़ को, मतलब इंडिया में ये आइडिया हिस्टोरिकली, मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या कह लो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. एंड हमने हर धर्म को, हर प्रांत के लोगों को एकोमोडेट किया ओवर द ईयर्स. तो ऐसा नहीं है, बट मॉडर्न वर्ल्ड में इसको डिफाइन इन्होंने किया है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में ही किया गया. ठीक है, सो बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इसका सिंपल मतलब है, मैकियावेली या बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनका ये मतलब उन्हीं के जो है वर्क से ये चीज़ें मतलब इवॉल्व हुई है, कि कंप्लीट सेपरेशन होता है चर्च का. चर्च का क्या सिंबल है यूरोप में, कि चर्च इज, आपको पता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, तो वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही लोग हैं. तो चर्च जो है ना, स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, दोनों अपने अपने इलाके में अपना, मतलब अपने जुरिस्डिक्शन में ही इन्वॉल्व रहेंगे. ठीक है, मतलब कि अपने जुरिस्डिक्शन में फैसले लेंगे. स्टेट जो है नहीं, मतलब कि बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट सेपरेशन है. अब यहाँ पे देखो, स्टेट क्या है, इंटरफेयर कर रहा है, और बट ऐसा वेस्ट में नहीं होता है. और नेगेटिव सेक्युलरिज्म की बात करूं, मतलब कि वेस्ट में होता है, बट इंडिया में क्या है कि कोई एक स्पेशल रिलीजन नहीं है स्टेट का. स्टेट मेंटेन्स कंप्लीट डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन. देखो, और आपको फ्रांस में और यूएसए का वॉल ऑफ सेपरेशन डॉक्ट्राइन में ये दिख जाएगा. ठीक है, अब हम आते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बताया. तो बोला कि सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर है, पता है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1973 केशवानंदन भारती केस से ये आया, एंड ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुआ है. और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, ये इसको आप थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. द प्रीएम्बल इंश्राइंस सेक्युलरिज्म, लिबर्टी ऑफ थॉट, फेथ, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. अब देखो, सेंटर में प्रीएम्बल है, इसीलिए मैंने इतने सारे पीवाईक्यूज डाले हैं. सो स्टेट, सेकेंड थिंग जो फोकस किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में, कि स्टेट ऑफ कर्नाटका इज सेक्युलर एंड मेंटेन्स नो रिलीजन फॉर इट्स ओन. ठीक है, अब इसका डुअल एस्पेक्ट है इस फेस्टिवल में, एक तो रिबन कटिंग होगी और दूसरा टेम्पल पूजा होगा. अब प्रॉब्लम टेम्पल पूजा में मेनली है कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में हिंदूज का आता है, मतलब पूजा जो है ना उसके अंदर आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है. तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क जो है, जो प्ली जिन्होंने डाली है ना रोकने के लिए बनु मुश्ताक को, मेनली यहीं पे क्वेश्चन मार्क वो लगा रहे हैं. ठीक है, सो नो एक्सक्लूसिव राइट. अब हिंदू ओनली पार्टिसिपेशन, अब कोर्ट का क्या कहना है इस चीज़ पे, कि हिंदू ओनली पार्टिसिपेशन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है. ठीक है, एंड देन इक्वालिटी क्लॉज, द स्टेट में एक्ट टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस दैट इम्पीड इक्वालिटी. अब देखो, यहाँ पे हर एक इंसान को टेम्पल एंट्री या इस तरह से इनॉग्रेट करने का अधिकार होना चाहिए, इक्वालिटी. सो चाहे वो किसी भी पंथ और उससे आए, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उन्हें मौका मिले, ये कोर्ट का मानना है. ठीक है, तो स्टेट को इस पे एक्शन लेनी चाहिए इस इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. और ये आया कहाँ से, प्रीएम्बल से आया है.
while remaining neutral to religion. Okay, so let us see द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है 2020 का पीवाईक्यू। आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड आई वांट यू ऑल टू डू दिस इन द कमेंट सेक्शन। पहला है द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन प्रीएम्बल में कैसे आते हैं, मैंने अपने ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस से ये देखा है। एक तो पूछता है कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स हैं और कब थे कब नहीं थे। मतलब इसको एक बार अमेंड किया गया ना प्रीएम्बल को 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ओरिजिनली कौन से टर्म्स थे उसमें और अभी अमेंड करके कौन से टर्म्स ऐड किए गए, मेनली उस पर क्वेश्चन पूछता है। और सेकेंड है कीवर्ड्स की मीनिंग। आप लोगों को पता होगा लिबर्टी पे पूछा इसका क्या मतलब है, कहाँ से आया, ये प्रीएम्बल से ही आया है। आप लोग अगर पीवाईक्यू जाके देखोगे तो कीवर्ड्स दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देन प्रीएम्बल से पूछता है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं। ठीक है, सो दिस मतलब 3 थिंग्स मतलब हम ओवरऑल निकाल सकते हैं जिसपे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है यूपीएससी। यहाँ पे फोकस करना है। अब देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि पार्ट है कि नहीं, तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इम्बॉडीड इन प्रीएम्बल। ये 2017 का क्वेश्चन है। प्रीएम्बल देखो कितनी बार प्रीएम्बल, ये देखो ये भी इनडायरेक्टली प्रीएम्बल वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब तो यही है। देन इकोनॉमिक जस्टिस किस में नहीं है, एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, किस में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट अगेन बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, तो आप लोग इसको ट्राई करोगे। और इसके आंसर पे बहुत डिस्प्यूट हुआ था, खास करके जो सेकेंड स्टेटमेंट है। आप वीडियो पॉज करो, दिस इज माय रिक्वेस्ट, एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। कोई भी एमसीक्यू, कोई भी जो मैन्युफैक्चर्ड एमसीक्यू है वो इस पीवाईक्यूज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। साथ साथ करा रहा हूँ, प्लीज करो। देखना 2 दिसंबर तक कितने सारे एमसीक्यूज, कितने सारे पीवाईक्यूज पे आपका कमांड होगा और आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि पढ़ना क्या है। तो थीम्स भी बता रहा हूँ साथ साथ में, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्यों इतना इम्फेसिस इस पे कर रहा हूँ। प्रीलिम्स की बात है ना, आप लोग प्रीलिम्स में मेनली अटकते हो ना, तो यहीं से इतना मेहनत करवा दूंगा ना, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना मतलब कि आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तैयार रहोगे, बस उसको ना रिवाइज करना है पोस्ट दिसंबर। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल, ये पांचों क्वेश्चन प्रीएम्बल से रिलेटेड है, यू गाइस शुड अटेम्प्ट दिस वन। उसके बाद है क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को देखते हैं, इसको GS2, GS3 और एनवायरमेंट जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान, इस पे सीधा क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, स्टेट पीसीएस में आएगा, तो इसको देख लीजिए, ध्यान से देखिए। सो द क्लाइमेट हेल्थ विजन विथ लेसन्स फॉर इंडिया, यही इसका मतलब कि ओके, सो यही इसका जो है हेडलाइन है, पेज नंबर 10 द हिंदू एडिटोरियल में है। ठीक है, कंटेक्स्ट पे आते हैं तो ब्राजील होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जो कि जुलाई 29 से 31 के बीच में हुआ। अब ये बताओ कि COP30 होगा कहाँ, मैंने पूछा था क्वेश्चन, और COP29 कहाँ हुआ था, और 31 का भी बताओ, ये तीनों का बताओ, ये स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 30 जो है ना वो बता देता हूँ, ये ब्राज़ील में होने वाला है। उससे पहले कुछ मीटिंग्स होती है जहाँ पे होने वाली है COP, जो कुछ नए इनिशिएटिव्स आते हैं तो उसको एक ड्राफ्ट फॉर्मेट में डिस्कस किया जाता है एंड देन फाइनलाइज किया जाता है इन COP30, मतलब जब ऑफिशियली COP का मीटिंग होता है, जो कि होने वाला है नवंबर 2025 में। तो इस इनिशिएटिव पे अभी बात हो रही है, बेलेम हेल्थ जो एक्शन प्लान है, यहीं बेलेम में ही होना है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा आप लोग खुद से देख लेना, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट इट, चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का, दोनों में मैं अटक जाता हूँ, आप लोगों ने भी नोटिस किया हो, पर ये इंपॉर्टेंट है नहीं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं इसी चीज़ पे एम्फेसिस करता हूँ। सो बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान जो है ना, इस पे अभी बातचीत ही चल रही है और उसमें 90 कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट किया था, बट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब ये बेलेम एक्शन प्लान है किस पे, तो COP30 2025 डिफाइंस ग्लोबल क्लाइमेट हेल्थ एजेंडा। ठीक है, 3 पिलर्स हैं इसके अंदर, जिसमें प्रायोरिटी जो है ना, क्लाइमेट एज अ हेल्थ इशू एट द पॉलिटिकल लेवल। सेकेंड है इम्बेड हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट इन क्लाइमेट एलिमेंट। सो हेल्थ, और द थर्ड थिंग सबसे अच्छा है, इसको समझने का सबसे बेस्ट है कि यूज हेल्थ बेनिफिट्स
टू मोबिलाइज कम्युनिटीज। सो पॉइंट इज, हेल्थ जो है ना, क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और इस दोनों को इंटीग्रेट करने से और ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो हम देखते हैं, तो इसमें ऑथर जो है ना, उनका ये कहना है कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं होना, तो इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। कि कैसे कर दिया है इसका, क्योंकि इंडिया में जो वेलफेयर स्कीम्स आते हैं ना, वो ऑल दो डायरेक्टली हेल्थ से लिंक्ड नहीं होते हैं, बट वो वेलफेयर स्कीम्स जो है ना, क्लाइमेट हेल्थ से कनेक्टेड होते हैं। और इंडिया इस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकता था, लीड ले सकता था, दुनिया के सामने दिखा सकता था कि कैसे अपने वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी एड्रेस करे और वेलफेयर पीपल का भी इंश्योर हो, ठीक है। तो 4 स्कीम्स की उन्होंने बात करी है, एडिटर्स जो है हमारे। पीएम पोषण आपको पता है, जिसका नया नाम है नहीं, ये मिड डे मील हुआ करता था, अब नया नाम पीएम पोषण है। 2021 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। स्कूल मील्स, मिलेट प्रमोशन। अब देखो यहाँ पे फोकस कहाँ किया जाता है, देखो मिलेट प्रमोशन, मिलेट जो है उस पर न्यूट्रिशन, क्लाइमेट। अब मिलेट प्रमोशन जो आप कर रहे हो ना, तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे कम पानी, आपको ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन आप करोगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाओगे, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है और आपके हेल्थ के लिए भी बेटर है, ठीक है। सो वी हैव द सेकेंड स्कीम इज स्वच्छ भारत अभियान 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्बन जो मतलब कि हाउसिंग वाली मिनिस्ट्री है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री, ये दोनों मिलकर 2014 में इसको लॉन्च किया गया। दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पे फोकस होता है सैनिटेशन पे, पब्लिक हेल्थ पे, डिग्निटी पे, वेस्ट मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंटल गेन्स पे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये 4 स्कीम्स को ना, वेलफेयर स्कीम्स को हम यूज़ कर सकते थे जब ये डिस्कशन हो रहा था, या आगे होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव एमजी नरेगा। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, उसमें मुझे ये बताओ आप लोग कि जल शक्ति मिनिस्ट्री का पहले क्या नाम था। अभी इसका नाम चेंज हो गया, आपको ये बताना। देन वी हैव एमजी नरेगा 2005 में, आपको पता है राइट टू वर्क के को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे लागू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको लागू करती है। 100 डेज जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है। वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन एंड सॉइल रिस्टोरेशन, ये इंश्योर किया जाता है। देन वी हैव द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्कीम जो है पीएम उज्ज्वला योजना 2016, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सब्सिडाइज्ड एलपीजी, रिड्यूस्ड इंडोर एयर पोल्यूशन एंड बेटर वीमेंस हेल्थ एंड कट एमिशंस। ये चारों स्कीम्स जो है ना, क्लाइमेट हेल्थ सबसे मतलब इन दोनों को हम अचीव कर पा रहे हैं इन वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू। तो हमने थोड़ा सा बेसिक्स देख लिया जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, एंड एक तरह से समरी दे देता हूँ कि क्या इस आर्टिकल में मेनली कहा गया है। तो इंडियाज वेलफेयर स्कीम्स दो नॉट फ्रेम्ड एज क्लाइमेट पॉलिसीज, मतलब डायरेक्टली हम नहीं लिखते हैं, बट डिलीवर मेजर क्लाइमेट हेल्थ को बेनिफिट्स, ठीक है। देन पॉलिटिकल लीडरशिप हमें दिखता है कहाँ, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है एंड स्वच्छ भारत अभियान, इंश्योर्ड विजिबिलिटी एंड सक्सेस, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एंकर्ड आउटकम्स, जिसमें स्वच्छ भारत, कल्चरल सिंबलिज्म एंड पोर्शंस ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये भी हमें दिखता है कि अभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान में बात की जा रही है ना, कि कैसे हम क्लाइमेट एंड हेल्थ वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको साथ में इंटीग्रेट करके अचीव करेंगे। तो यहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपको दिखेगा स्वच्छ भारत में एंड पोषण में, ठीक है। देन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन जैसे हेल्थ वर्कर्स, SHG जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पंचायत, इनहेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्टीड ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर्स। बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत सुंदर पॉइंट है। देखो अब चैलेंजेस क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने, इन्हीं वेलफेयर स्कीम्स को, जिससे कि हम हेल्थ या क्लाइमेट का जो बेनिफिट्स उठा रहे हैं। तो हाई एलपीजी रिफिल कॉस्ट आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिलोज जो इश्यूज आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, देन वी हैव कल्चरल बैरियर्स भी हैं, लैक ऑफ सस्टेन्ड आउटकम मेजरमेंट, ठीक है। ये 4 रीजन्स हैं जिससे ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उसको एक तरह से उसमें इशूज क्रिएट करते हैं। देन वी हैव की लेसन क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड क्लाइमेट हेल्थ गवर्नेंस इज एसेंशियल, okay. India's model shows how non-health interventions can address health, environment and development goals simultaneously। बहुत सुंदर कि इंडिया जो मॉडल है जिसमें हम वेलफेयर स्कीम्स, जिसकी सक्सेस पे आप बात करो नहीं करो वो अपने अपने जगह है, बट मुझे ऐसा लगता है कि
किसी भी सरकार के स्कीम को जो आती है उसको अनसक्सेसफुल नहीं बोलना होता है एज अ सिविल, जो आप एस्पिरिंग सिविल सर्वेंट है। हाँ, उसमें लिमिटेशंस पे आप बात कर सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट वाइज ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी मेंस के आंसर लिखोगे या इंटरव्यू में बैठोगे तो बोलना कि पार्टली सक्सेसफुल आप कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कहोगे कि पूरी कंप्लीटली सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अरे मतलब सक्सेसफुल रहा ये कह सकते हो, अनसक्सेसफुल रहा ये नहीं कहोगे। अब ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। देखो, कॉप 28 का है और क्लाइमेट एंड हेल्थ से रिलेटेड ही डिक्लेरेशन है। देखो, बेलेम एक्शन प्लान, देखो इनडायरेक्टली यहाँ आ गया। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर आपको बताना है। आप लोगों ने 25 अटेम्प्ट दिया तो आप लोगों को याद ही होगा आंसर। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, सेबी आरबीआई जो है ना, इसका कंटेक्स्ट ये है, इसको इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। ओके, और हम इसको डिस्कस करते हैं। सेबी और आरबीआई आर टॉक्स टू बूस्ट ट्रेडिंग इन कॉर्पोरेट एंड बॉन्ड जो है इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंड टू डिपेंड इंडियाज डेट मार्केट विच करेंटली सीज लो वॉल्यूम्स इज डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो सेबी आरबीआई कोशिश कर रहा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स इसको डिपेंड करे, जो कॉर्पोरेट मार्केट जो इंडिया का है उसको मतलब कि और ज़्यादा बेटर वे में उसको रेगुलेट किया जाए और समझा जाए, ताकि इन्वेस्टर्स और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। अब लेट अस सी कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, ये समझेंगे। तो डेट सिक्योरिटी इशूड बाय ए कंपनी टू रेज कैपिटल। आपको पता है डेट सिक्योरिटी कंपनी ने इशू कर दिया। जस्ट सपोज मैं समझा देता हूँ अच्छे से। एक कंपनी ने 1,000 रुपये का एक बॉन्ड बेचा, मतलब उसने क्या किया, ऋण लिया। तो किसी भी एक इंसान ने इसको खरीद लिया, मतलब एक इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ने। अब क्या है कि ये 5 सालों का बॉन्ड है, तो एक 1,000 इज प्रिंसिपल अमाउंट। अब हर साल क्या करेगी ये कंपनी, 6% जस्ट सपोज ये देती रहेगी टू द जिसने पैसे दिए, मतलब बॉन्ड खरीदे हैं, हर साल 6% देगी। और 5 साल जो मैच्योरिटी जब हो जाएगी तो प्रिंसिपल अमाउंट जो 1,000 रुपये वापस कर देगी, और यहाँ पे आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता रहा। ओके, यही होता है बॉन्ड। बॉन्ड सिंपल यही है। अब इसको कॉर्पोरेट जब इसको लोन के रूप में यूज़ करती है, डेट मतलब कि सिक्योरिटी के रूप में यूज़ करती है, तो इसको कॉर्पोरेट बॉन्ड हम कह देते हैं। ठीक है, पेज इंटरेस्ट कूपन एंड रिटर्न्स प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी। रिस्क डिपेंड्स ऑन इशूज क्रेडिट रेटिंग, इस पर डिपेंड करता है। एंड रेगुलेटर कौन है, सेबी है। और आरबीआई इनडायरेक्टली करता है। अब जब जहाँ भी पैसा लगा रहेगा ना, तो आरबीआई इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही जाएगा, बट डायरेक्टली सेबी ही इसको रेगुलेट करती है। तो यही है, ये पूरा आर्टिकल हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड समझना था। रेटिंग से इसका पर रेटिंग की वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इशू जो है वो जो है इंटरेस्ट इशू किया जाता है, तो इंटरेस्ट पे किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट दो। बेसिक यही है इसका जो बॉन्ड का नॉर्मली होता है। और ये मार्केट का ये पूरा ये डेटा है, हमें नहीं जाना इसमें इतना डेप्थ में, हमें बेसिक समझना था। और ये टर्म जो यूज़ किया गया ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स डेरिवेटिव्स, इसका सिंपल मतलब है कि हम ना मतलब कि उसको ना मॉनिटर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना इन्वेस्ट होने वाला है, इस तरीके से। तो उसके लिए हम ना प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं। आरबीआई और सेबी मिलकर इस चीज़ को लेकर प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर रही है। जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास स्टॉक मार्केट्स हैं इंडिया में, ठीक है, उसी तर्ज पे। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड। तो हम अभी कॉर्पोरेट बॉन्ड पे देखेंगे। 2024 का क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कौन कौन कर सकता है ट्रेड, अब आपको आंसर देना है। ठीक है, दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन और हैं, 9 क्वेश्चन है टोटल। हाउ डिड हैंड्स इवॉल्व, द आंसर इज बिहाइंड यू। ठीक है, सो इस आर्टिकल में इसको आप साइंस एंड टेक मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी से भी देख सकते हैं, क्योंकि क्रिस्पर जो है ना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा क्या होता है। दूसरा इवोल्यूशन से देख सकते हैं, बायो से देख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो लेट अस सी क्या है इस आर्टिकल में। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज में था, तो मैंने इसको पिक किया है। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स, और एक और इम्पॉर्टेंट है जेब्रा फिश को भी हम देखेंगे ये क्या है। So this article explains how scientists discovered the origins of hands and feet in animals by studying fish genes, showing that parts of our genetic code for limbs originally have from other body parts of ancient species. तो fish जो है आपको पता है, fish पानी में रहता है, ये तो बेसिक चीज़ है। बट आपको पता होगा कि लाइफ जो इवॉल्व किया है, तो पानी से फिर ज़मीन पे हम लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं। पानी में स्टार्ट हुआ एंड देन वी शिफ्टेड टू लैंड। सो
अब समरी हम देखेंगे आर्टिकल की, तो अब और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि अबाउट 360 मिलियन ईयर्स एगो फिश इवॉल्व टू वॉक ऑन लैंड, देयर फिन्स बिकम लिम्स लाइक हैंड्स एंड फीट। ठीक है, ये इस मतलब कि पूरे जो आर्टिकल का है समरी है। अब साइंटिस्ट यूज न्यू डीएनए एडिटिंग मेथड्स लाइक क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या करता है कि डीएनए एडिटिंग में हेल्प करता है, आपको जो है डीएनए जो है ना थोड़े डीएनए लेवल पे चेंजेस कर देता है, तो इसी को यूज़ किया है। और इस पे भी पीवाईक्यू पूछा गया, तो बट अभी फीस की बात हो रही है, फीस एज ए स्पेसीज की बात हो रही थी, तो इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। बहुत सारे आर्टिकल्स आगे आएंगे तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, Cas9 प्रोटीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो CRISPR to study how these limbs evolved, finding that the old gene combinations, not entirely new genes, led to the development of hands and feet। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके समझ आया कि पुराने जो स्पेसीज के मतलब कि जो क्या बोल सकते हो, लिम्स कह सकते हो या फिन्स कह सकते हो, जैसे फीस का, तो वो उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो द 5DOM रीजन इन डीएनए, डीएनए में एक रीजन है, मतलब छोटा सा स्पेस है, इलाका कह लो, वहां पे ये 5DOM रीजन, DOM रीजन है कहा जाता है। डिस्कवर्ड इन बोथ माइस एंड जेब्रा फिश, इन दोनों में। अब माइस के पास क्या होता है, पैर, मूसक कह लो या चूहा कह लो, तो उसके पास क्या होता है, हाथ पैर दोनों होता है, तो यहाँ सिमिलरिटी मिली है अब जेब्रा फिश के साथ और माइस के साथ, मतलब उनके लिम्स जो है ना, लगता है कि एक साइकिल में इवॉल्व करे हैं, और यही स्टडी की है इन लोगों ने। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉर्मिंग लिम्स एंड ऑल्सो फॉर्म्स बॉडी ओपनिंग्स लाइक द एनस एंड यूरेथ्रा। ठीक है, by experimenting on zebrafish, researchers learned that the genes for limbs and certain body openings share a common genetic origin। Okay, this research suggests that the genes for building hands and feet are ancient, reused over millions of years to create a new body parts like human fingers and toes। बेसिक है, आपको समझ आ गया होगा। कंपेयर किया गया जेब्रा फिश को और माइस को, उनके लिम्स को। अब इनके फिन्स होते हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं, मतलब एनिमल्स में कह लो छोटा सा बेसिक एनिमल है, इसी से इवॉल्व होके ह्यूमन बना होगा, ऐसा हम मानते हैं। अब ये जो इन दोनों में एक कॉमन रीजन होता है 5DOM, वो कहाँ होता है, डीएनए में, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखी है इन दोनों के डीएनए में, और इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, बायोटेक्नोलॉजी की, क्रिस्पर वाली जीन एडिटिंग जो मेथड है। ओके, अब बेसिक था, समझ आ गया। अब इस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये 5DOM जो है वो डीएनए में होता है। क्रिस्पर के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए, जेब्रा फिश एक मछली ही है। एंड देन वी हैव माइस। ठीक है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। कब इवॉल्व हुए, ये 360 मिलियन ईयर्स एगो, ऐसा माना जाता है। तो दिस इज ऑल। और 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये तो बहुत बेसिक है, इस पे मैट बहुत ज़्यादा प्रभावी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। 2019 का क्वेश्चन है। एंड पूछा है नेक्स्ट में कि पॉइजनस स्पेसीज इनमें से कौन से होते हैं, फिश भी होते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, मतलब फिश को लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ना, तो इसीलिए मैंने ये 2 क्वेश्चन ऐड किए। ठीक है, अब आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतने क्वेश्चन हैं आज PYQs के। पहला का डी होगा, सेकेंड का बी होगा, थर्ड का बी होगा, फोर्थ का बी होगा, फिफ्थ का भी बी होगा। ये इस क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्प्यूट है, ऑफिशियल आंसर की होगा तो आप लोग चेक कर लेना। कोई बी बोलता है, कोई डी बोलता है, तो प्रोवाइड्स फॉर बोला है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू के लिए, मुझे लगता है बी होगा। मुझे एक बार ऑफिशियल आंसर की देख लेनी चाहिए। वैसे ऑफिशियल आंसर की में भी गलतियां होती है, इम्प्लिसिट नहीं है, ये एक्सप्लिसिट नहीं है जुडिशियल रिव्यू, बट इम्प्लिसिट है। और उसी से हमारे जो जुडिशरी, हायर जुडिशरी ने निकाला है, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जो है इम्प्लिसिटली मतलब कि है, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को और बेटर वे में जो है सिटीजन्स को पहुंचाने में, मतलब उसको वो इंजॉय कर सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बी ही आंसर होना चाहिए, बट ऑफिशियल आंसर की में एक बार आप चेक कर लेना। 6th का आंसर आपका सी है, 7th का डी है, और ये 2 बच्चे, तो इसमें भी डी होगा और इसमें भी ऑल द 3 होगा। ठीक है, डी एंड सी, ये आपको अटेम्प्ट करना था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम जल्दी जल्दी। एंड आज का जो आपको मैंने होमवर्क दिया इसको कंप्लीट कर लेना। इस तरीके से हम ना
हमारा ये भी पूरा हो जाएगा। आईआर के लिए भी हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, हर कंट्री के बारे में क्या इंडिया की रिलेशन है और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। और आप लोग ना एक नोटिस करोगे एक चीज़ कि हर कंट्री का ऐसे है ना कि सिमिलैरिटी है, मतलब पॉइंट्स जो जनरेट होंगे ना बहुत सिमिलर है, मतलब कि डिफेंस टाइज, फिर उसके बाद इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या हम दोनों का स्टैंडिंग रहा है या होता है, सिमिलैरिटी होती है, डिससिमिलैरिटी होती है, मतलब दो कंट्रीज़ के रिलेशन के बीच में डायस्पोरा का जो है उसको लेकर इश्यूज होते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कल्चरल टाइज को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कॉमन दिखेगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसमें आपको पता है कि मोस्टली जहाँ पे चाइना का इन्वॉल्वमेंट होगा, पाकिस्तान का होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि तब भी हम बेटर रिलेशन वे फॉरवर्ड में बनाएं। देन वी हैव वन मोर थिंग कि स्ट्रैटेजिक जो है, हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखें, तो वे फॉरवर्ड उसी सेंस में होनी चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आज और कल आपकी कॉपीज जो रिव्यू करूंगा, मिनी टेस्ट बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया है, उन सब की कॉपीज रिव्यू की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं जल्द, एंड टेक केयर, बाय। और अच्छे से पढ़िए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।